हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 का मैथमेटिक्स का अंतिम प्रहार और आज वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D यानी ज्योमेट्री वाला चैप्टर का जो है पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको पहले ही बता दें, इसके दो वीडियो हो सकते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारा जो है कॉन्सेप्ट और वो चीज़ें हैं। तो इसके दो वीडियो हो सकते हैं। पहली बात तो प्रयास करते हैं एक ही वीडियो में, अगर नहीं हो पाता तो फिर दो वीडियो इसके आएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर्स में हमें पहले तो इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला और कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो समय ज़्यादा ना लगाते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पेज खुल के आ गया है। क्या लिखा हुआ है? इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले हम जीरो वेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं। शून्य सदिश वेक्टर डेट हैव जीरो मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड जीरो वेक्टर्स। इट इज़ डिनोटेड बाई जीरो। जिन सदिशों का परिणाम शून्य होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहा जाता है, ठीक। जिसे यहाँ पे हमारा कंडीशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक। जीरो ऊपर वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होगा? वेक्टर बन जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखें। तो जिन सदिशों का परिमाण शून्य होगा यानी कि वेक्टर दैट हैव जीरो मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड जीरो वेक्टर्स, ठीक। जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर्स, ठीक। आगे चलते हैं अगले डेफिनेशन। तो अगला डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर्स। इकाई सदिश इसको बोलते हैं। वेक्टर दैट हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक। जिन सदिशों का परिणाम एक के बराबर होता है उन्हें हम इकाई सदिश कहते हैं। अब ध्यान रखना, इकाई सदिश की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो इसे प्रेजेंट किससे कहते हैं? ए, ठीक। यहाँ पे हम जो है ये हो गया, ठीक। ए ऊपर ऐसे कैप लगा रहेगा, ठीक। ये हो जाएगा और इसकी वैल्यूज़ क्या होगी? वेक्टर ए अपॉन, ठीक। ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? जिस वेक्टर का भी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है उसे हम क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वेक्टर क्या होगा? तो कोई वेक्टर रहेगा ए जिसका वैल्यूज़ क्या होगा? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, ठीक, प्लस A3 के कैप, ठीक। इस तरह से आपको वेक्टर गिवन रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा? रूट लगाना और आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर देना, यानी कि A1 स्क्वायर प्लस, ठीक, फिर क्या हो जाएगा? A2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? A3 का स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से हम इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल लेंगे। तो यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने का ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले डेफिनेशन की तरफ। तो अगला डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आर यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेक्टर इन ए थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक। स्थिर सदिशों का उपयोग त्रिआयामी अंतरिक्ष में सदिशों की स्थिति और गति की दिशा निर्धारित करने में किया जाता है, ठीक। अब पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज़, पोजीशन वेक्टर को किससे प्रेजेंट करते हैं? यानी कि आप ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको जो है करोगे, ठीक। जैसे किसी का पोजीशन हमें प्रेजेंट करना है तो पोजीशन वेक्टर को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? ओ ए, ठीक, ये हो गया, या ओ बी, ठीक, या पी क्यू, ओ पी, या ओ क्यू, ठीक है ना। ये सभी हमारे क्या होते हैं? पोजीशन वेक्टर होते हैं, ठीक। आई होप आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में समझ में आ चुका है, ठीक। चलते हैं अगले कंडीशंस की तरफ। तो अगला वेक्टर्स है इक्वल सदिश, इक्वल वेक्टर्स जिसे हम समान सदिश के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखा है? टू आर मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर corresponding components are equal. Equal vector have the same magnitude as well as direction, ठीक। जैसे क्या है? दो या दो से अधिक समतुल्य, हाँ अब ध्यान रखना, इक्वल वेक्टर को हम समतुल्य जो है वेक्टर हिंदी में समतुल्य भी कहते हैं, ठीक। यदि उनके संगत घटकों के समतुल्य हो। समतुल्य सदिशों का परिणाम एक ही परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं, तो ऐसे सदिश हमारे क्या कहलाते हैं? समान सदिश, ठीक। जैसे ये है, ये हमने दो वेक्टर लिखे, इसको मान लो वेक्टर ए है और नीचे का वेक्टर जो है वो वेक्टर बी है, ठीक।
तो ये दोनों हमारे क्या हैं, अगर इनका देखा जाए तो इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखो एक ही है, इसलिए हमारे क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स यानी कि समान सदिश होंगे। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, तो इस तरह से इनको लिखा जा सकता है। आई होप समान सदिश भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले की तरफ। तो अगला क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स या ऋणात्मक सदिश। इस नेगेटिव वेक्टर को हम अपोजिट वेक्टर्स के नाम पे जानते हैं, ठीक है ना, विपरीत सदिश भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए वेक्टर इज सेड टू बी द नेगेटिव और अनदर वेक्टर इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। एक सदिश को दूसरे सदिश का ऋणात्मक सदिश कहा जाता है यदि उनका परिमाण समान हो लेकिन दिशाएं क्या हो, विपरीत हो। सपोज ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी हो गया। ठीक, तो देखो इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनका डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है, इसलिए इन्हें हम क्या नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर्स कहेंगे। तो इनको क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, बट यहाँ पे साइन काहे का होगा, माइनस का। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वेक्टर्स की तरफ। तो अगला वेक्टर आपके सामने आ रहा है, क्या है, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, समांतर सदिश। Two or more vectors are said to be parallel vector if they have the same direction but not necessarily the same magnitude. ठीक, द एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। ठीक, दो या दो से अधिक सदिश समांतर सदिश कहलाते हैं यदि उनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण समान होना आवश्यक नहीं है। दो समांतर सदिशों के बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है, शून्य। ठीक, सपोज करो एक वेक्टर ये हो गई, ठीक, दूसरा वेक्टर ये हो गया, ठीक, तीसरा वेक्टर क्या हो, ये हो जाए। ठीक, तो इनके क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो इससे हमें कोई वो नहीं होता, बट इनके डायरेक्शन जो है क्या होनी चाहिए, सेम ही हो। ठीक है ना, और इनका मैग्नीट्यूड समान होना वो नहीं है। तो ये सभी क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स यानी कि समान सदिश कहलाते हैं। जैसे अगर मान लो ये कोई वेक्टर्स है ए, ठीक, तो इनको प्रेजेंट मतलब डिनोटेड करने का, जैसे दो वेक्टर में अगर आप इनका प्रेजेंटेशन करो तो ऐसे पैरेलल डबल लाइन करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका पैरेलल कंडीशन को प्रेजेंट करेगा। ठीक, चलते हैं अगले। तो अगला क्या दिया गया, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, जिन्हें हम लंबवत सदिश के नाम से जानते हैं। टू आर मोर वेक्टर्स इन स्पेस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इन अदर वर्ड्स द डू प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक, अंतरिक्ष में स्थित दो या दो से अधिक सदिशों को लंबवत सदिश कहा जाता है यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो। दूसरे शब्दों में लंबवत सदिशों का डॉट गुणनफल हमेशा शून्य होता है। ठीक है ना, जैसे आप 3D के कंडीशंस होते हैं ये, ठीक है, ये कंडीशंस, तो ये हो गए। तो ये हमारे क्या हो गए, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये जेड हो गया। तो इन सभी के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, अब एक्स एक्सेस जो होता है आई कैप को प्रेजेंट करता है, वाई एक्सेस जो होता है ये जे कैप को प्रेजेंट करता है, और जेड एक्सेस जो होता है वो किसको, के कैप को प्रेजेंट करता है। तो इन सभी की यूनिट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो। ठीक, तो ऐसे वेक्टर्स हमारे क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर्स, प्रारंभिक सदिश। वेक्टर दैट हैव द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान होता है प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट से कोई वेक्टर ये है, ठीक, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गए, ठीक, ये वेक्टर हो गए। तो ये सारे वेक्टर्स जो हैं कोई इनिशियल वेक्टर्स हैं क्योंकि इन सारे वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, ओ है, इसलिए इन सारे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, और ये डी वेक्टर हो गया। तो ये सारे वेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थे। ठीक, अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो है फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है ना, कौन से फार्मूले यूज़ होने वाले। ठीक, तो सबसे पहला है आपका ज्योमेट्रिकल फार्मूला। ठीक, सबसे पहले हम किसके, डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो ये फार्मूला बहुत यूज़ होने वाला है, इसको ज़रूर याद रखिए। ठीक, ए डॉट बी द स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर क्या है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, वेक्टर के लेंथ होते हैं, ठीक। थीटा द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, तो जो थीटा होता है वो क्या होता है, ए और बी के बीच के एंगल को प्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। चलते हैं अगले। तो अगला आपका कंडीशन दिख रहा है, क्या है, ध्यान दीजिए, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए, ठीक। ये हो गया की प्रॉपर्टीज़। जैसे पहला है आपका कॉम्यूटेटिव होती है, तो कॉम्यूटेटिव के कंडीशंस पे क्या होता है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी को अगर हम बी डॉट ए लिखें तो दोनों वैल्यू सेम होगी, बट अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें कि क्या हमारा जो है क्रॉसियन प्रोडक्ट जो है एक दो, तो ऐसा नहीं संभव नहीं, ठीक है ना। फिर क्या है आर्थोगोनल, जिसे हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे, तो आर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं ये ध्यान दे लो। आर्थोगोनल वेक्टर यानी थीटा की वैल्यू जब अगर 90 डिग्री आ रही तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्थोगोनल का कंडीशंस यानी परपेंडिकुलर। याद रख लो वेक्टर कंडीशंस में क्या होता है, अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो उसे हम आर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका है पैरेलल। पैरेलल के कंडीशंस क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी या ए डॉट बी की वैल्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक। ये हो जाएगा पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, तो जब आपकी एंगल क्या होगी 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगी तो वो आपकी कहलाएगी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं अगले कंडीशंस पे। तो अगला आपका है, क्या लिखा है, फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एंगल, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल में कंडीशंस दिया गया है, ठीक। तो इसमें क्या दिया है, दिस फार्मूला गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टिंग वेक्टर, ठीक। तो इस बार ये आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट का कंडीशंस है, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशंस को ये प्रेजेंट करेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर ए एंड बी के जो है लेंथ हो जाती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। थीटा द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है, ठीक। क्या लिखा हुआ है, वेक्टर एन कैप अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी डिटरमाइन द राइट हैंड रूल, ठीक है ना। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करें कि एन कैप का फार्मूला क्या होगा, तो याद रख लो एन कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक। ये हो जाएगा। तो इस वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक। तो जब भी आपको इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी रहेगी ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये इसका फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड पे देखिए क्या है, फार्मूला ऑफ कंपोनेंट्स गाउसियन प्रोडक्ट के रूप में दे दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या होता है, फॉर वेक्टर यानी मान लो कोई दो वेक्टर हैं ए जिसकी वैल्यूज़ है ए वन आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, ठीक। ये हो गया। बी वेक्टर की वैल्यूज़ दिया गया है, वेक्टर बी इक्वल टू है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक। तो इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, इसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे और डिटर्मिनेंट्स के रूप में फिर इसको रखने के बाद जैसे हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इसका अगर फार्मूला याद रख लो तो ये इसकी जो है जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये कंडीशन निकल आएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये कंडीशंस भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ, ठीक। तो ये हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना कि इसमें जो कंडीशंस होती है वो एक साइक्लिक कंडीशंस में होती है, जैसे पहले आई से फिर जे से फिर के से फिर आई, इस कंडीशंस में आपका ये सर्कुलर दिया गया। तो पहले तो यहाँ पे कुछ केस हैं, ये ध्यान रखना। पहले तो आई के साथ अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना, यानी डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इन सभी की वैल्यूज़ क्या होती है, 1 होती है। अगर ये कंडीशंस हम ये करें कि आई डॉट जे से मल्टीप्लाई कर दें जे डॉट के डॉट के, तो इन सभी का मैग्नीट्यूड वैल्यूज यानी इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 का। सेम इसी केस में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, आई के क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, जे के। अगर मान लो हम इसके डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, जैसे जे क्रॉस आई है ना, आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे को हम क्या लिख दें, जे क्रॉस के लिख दें। तो जे क्रॉस के वो सॉरी जे क्रॉस आई लिख सकते हैं बट साइन चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है ना।
तो ये होते हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपके कुछ स्पेशल केस हैं, इनको ज़रूर याद रखिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये फार्मूला भी समझ में आ गया। चलते हैं अगले कंडीशंस की तरफ। तो अगला कंडीशंस है, ठीक, ये वैसे सिलेबस से हट गया है, इसके क्वेश्चंस नहीं आ सकते, बाकी आ जाएँ तो क्या है, सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मॉड, ठीक है ना। तो जिस पर आपको जो है प्रोजेक्शन वैल्यू निकालेगा, उसी की हमें क्या करना, उसका डॉट प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक। कुछ फार्मूले हैं, कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस, बिंदुओं के निर्देशांक और दूरी, ठीक। तो ये ध्यान रखना, जैसे बिंदुओं का निरूपण कैसे करते हैं, तो वो आपको पता ही है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के रूप में कर देते हैं, जहाँ एक्स वाई जेड अक्षों से दूरियाँ बताते हैं। मूल बिंदु से दूरी, कभी भी अगर आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना है भाई, जो आपका फार्मूला में जो आप पढ़े हो कि दो बिंदु, जैसे आपका पॉइंट्स एक ओरिजिन पॉइंट होगा और एक पॉइंट आपका गिवन रहेगा, ठीक। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। डायरेक्ट ये कंडीशन रख के आपको यक्स वन ये कंडीशन नहीं रखना, ये कंडीशन हम तब रखते हैं जब हमें दो बिंदु गिवन होते हैं, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये दे दिया गया, ठीक। क्या होता है, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ठीक। आगे चलते हैं, अगले फार्मूले हैं, ठीक, दो रेखाओं का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, ठीक। तो ये ध्यान रखना क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसका वेक्टर फॉर्म देख लो, सदिश रूप में इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, जहाँ वेक्टर ए जो होती है वो पॉइंट्स होता है और वेक्टर बी जो होती है ये गिवन सदिश होती है, वेक्टर होती है, ठीक है ना। इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, ये हो गया, ठीक। तो ये ध्यान रखियो, ये इसके कार्टेशियन फॉर्म होते हैं, ठीक। चलते हैं अगले कंडीशंस की तरफ। तो अगला कंडीशंस आपका दे रहा है, ये ध्यान रखियो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया दिशा कोसाइन और अनुपात, यानी डायरेक्शन कोसाइन रेशियो जो दिक अनुपात हो वो होते हैं उस कंडीशंस में, ठीक है। तो जैसे एल कॉस अल्फा हो जाएगा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा, ठीक। इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या होती है, ऑलवेज वन होती है, ठीक। अगर इनका हम जो है रेशियो का कंडीशन से अनुपात निकालेंगे तो ए इक्वल टू के होगा, ठीक है ना, के डॉट एल, और बी इक्वल टू क्या होगा, के डॉट एम, और सी इक्वल टू क्या होता है, के डॉट एन का कंडीशन होता है, ये याद रखना, ठीक। अगला फार्मूला है, ये देखिए, जब आपका कंडीशन जो है वेक्टर फॉर्म में हो, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, ठीक। अब दो सदिशों के बीच के कोण निकालने का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड, ठीक। इनके परपेंडिकुलर होने की केस क्या होती है, कंडीशंस क्या होती है, ए डॉट बी की वैल्यूज ऑलवेज जीरो होगा, ठीक। और पैरेलल होने का कंडीशंस क्या होता है कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी होता है, जहाँ लेमडा आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, इसकी कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक। तो ये फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं अगले कंडीशंस पे। तो अगला है, यदि रेखाएं सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म में हो, जैसे कि आपको ये दिया गया, पहला वेक्टर ये दे दिया गया, ठीक। दूसरा वेक्टर क्या है, ये दे दिया गया, ठीक। तो इस कंडीशंस में अगर आपको शॉर्टेड डिस्टेंस, ध्यान रखना क्या निकालना हो, शॉर्टेड डिस्टेंस यानी निम्नतम दूरी, तो उस कंडीशंस में हम कौन से फार्मूले को यूज़ करेंगे, ये हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये कंडीशंस कब होगा, जब आपका B1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, B2 के कंडीशंस में होगा, ठीक। तब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर सपोज करो, ठीक है ना, कि B1 और B2 की वैल्यूज सेम आ जाए, तो ध्यान रखना, केस नंबर सेकंड इसमें देख लो, ठीक। केस सेकंड क्या होता है, फैन, यानी कि जब फैन B1 इक्वल टू B2 हो, ठीक। जब वेक्टर B1 और B2 की वैल्यू सेम हो, तब आप शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो याद रख लेना D इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, ठीक। क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक। और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रॉस बी, ठीक, क्योंकि ये दोनों आपके इक्वल होंगे तो इसको वेक्टर बी के इक्वल ले लेंगे, क्रॉस बी, ठीक। सभी पे वेक्टर लगा दीजिए और अपॉन में क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक, और इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये केस का भी यूज़ करोगे जब B1 और B2 की वैल्यूज़ क्या हो, सेम हो, ठीक।
तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशंस आप ज़रूर याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपके इस फॉर्म में भी गिवन होता है, तो ये फार्मूला भी ध्यान रखेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमें फार्मूले, तो ये इतने फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आप ज़रूर याद रखें। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली 2, 3, 0 एंड -1, -2, -4 द वेक्टर पी क्यू विल बी। ठीक, हिंदी में क्या लिखा है, यदि बिंदु पी और क्यू के निर्देशांक क्रमशः इतने इतने हैं तो सदिश पी क्यू की वैल्यूज ज्ञात करो। तो सबसे पहला कंडीशंस क्या है इसमें, ये ध्यान रखना कि ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं ये क्या होते हैं, ये आपके पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ओपी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। ठीक, पोजीशन वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले हम ओपी फाइंड करेंगे। तो ओपी इजक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2i कैप + 3j कैप, और इसको चाहो तो 0k कैप भी लिख सकते हो या छोड़ भी सकते हो। ठीक, ये हो गया। एंड ओपी है ना, ओपी हो गया, ओ क्यू की वैल्यूज़, तो ओ क्यू इजक्वल टू कितना गिवन है, तो ओ क्यू इजक्वल टू हो गया -i कैप -2j कैप और प्लस माइनस में ही है 4k कैप, ये वेक्टर फॉर्म में हो गए। ठीक है ना, अब हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू। तो ये याद रखो लो, पी क्यू इजक्वल टू क्या होगा, पी क्यू इजक्वल टू होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक, ये होती है। तो चलिए हम ओ क्यू और ओ पी की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पे और सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा कंडीशंस आता है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इजक्वल टू क्या हो गया, ओ क्यू, ओ क्यू की वैल्यूज़ हैं -i कैप -2j कैप -4k कैप। ठीक, अब इसमें से हमें माइनस कर देना है, किसको माइनस करना है, पी को। तो पी की वैल्यू देखो सभी प्लस में है, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो आल साइन हमारे क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या वैल्यूज़ दिया गया है, 2i कैप +3j कैप, तो ये साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, -2i कैप -3j, और वो तो जीरो ही है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो देखो माइनस में भी, तो यहाँ से हमें वेक्टर पी क्यू की वैल्यूज़ आ जाएगी कितनी, -2 -3i कैप हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो गया -2j -3 यानी कि -5k j कैप हो जाएगा, और -4k कैप। ठीक, ये हो गया। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज़ अब आप मैच कर लो कौन से वैल्यूज़ को ये मैच कर रहा है, तो जिसको मैच करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये है। तो देखते हैं कौन सा कंडीशंस हमारा जो है इसमें मैच कर रहा है। ठीक, तो ये देखिए क्या है, -3 माइनस है ना, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ठीक है ना, अब ध्यान रखना मिक्सअप क्वेश्चन हैं तो शॉर्ट लॉन्ग कैसे भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें बीच बीच में मिक्स हैं। ठीक, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम आपको उसी हिसाब से जो क्वेश्चंस को बताते रहेंगे। ठीक, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ढूंढने लगेंगे तो फिर उसमें हमें टाइम लगेगा। ठीक, तो एक तरफ से देखिए, जैसे जैसे स्लाइड पे लिखा हुआ है वैसे ही देखें। ठीक, तो चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है ये आपका 8 या 5 नंबर में देखे ही जाएगा, वैसे 5 नंबर का तो क्वेश्चन कन्फर्म ही है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, रेखाओं के बीच की लघुत्तम या न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक, तो सबसे पहले इसका कंपेयर कर दो। ठीक, वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, a1 ठीक प्लस लेमडा b1। ठीक, तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो इसी से हमें कंपेयर कर देना है। ठीक, अगला आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा, तथा ठीक अगला जो होगा वेक्टर आर इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, a2 प्लस म्यू, कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेना, और ये हो गया b2। ठीक, अभी हम कंपेयर करके ऐसे डायरेक्ट आओ। ठीक, तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे a1 की वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है ना, कितना मिल जाएगा, तो देखिए a1 इक्वल टू हमें मिल जाएगा कितना, तो ये हो गया आपका i कैप +2j कैप +k कैप। ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम a2 की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेते हैं। तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
तो A2 की वैल्यूज़ हो गई हमारे पास। अब सेकंड वाली लाइन ये है, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, ठीक। फिर ये हो जाएगा प्लस, माइनस में है माइनस जे कैप, और फिर हो गया माइनस के कैप, ठीक। इधर आ जाओ B1, तो B1 की वैल्यूज़ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो B1 इक्वल टू हो गया हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ये हो गया, ठीक। वेक्टर बी की वैल्यूज़ क्या होगी V2, तो V2 की वैल्यूज़ हो जाएगी कितनी, 2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप, ठीक, ये होगी। तो यहाँ देखो B1 और B2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी हम वो वाला कंडीशन रखेंगे। तो अब इसके लिए हमने आपको जो फार्मूला बताया था वो फार्मूले में देखिए हमें क्या चाहिए। तो पहले तो चाहिए हमें वेक्टर A2 माइनस A1, फिर B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। तो इस फार्मूले पे रख के हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं A2 माइनस A1, ठीक। ये तो A2 की वैल्यूज़ क्या आई है देख लेते हैं, ठीक। A2 की वैल्यूज़ क्या है, 2 आई कैप माइनस जे माइनस के, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक। अब इसमें से माइनस करना है A2, तो सारे साइन A2 के A1 के चेंज हो जाएंगे, तो सभी इसमें प्लस में है, आई 2j प्लस के, तो ये सारी साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आई माइनस 2j और माइनस के, ठीक, ये हो गया। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक, ये हो गया, इक्वल टू 2 आई कैप में से आई माइनस होके क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस जे माइनस 2j माइनस 3j कैप हो जाएगा, माइनस के माइनस 2 के कैप हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो ये तो हो गया A2 माइनस A1 की वैल्यूज़। अब फाइंड कर लेते हैं B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2, ठीक, ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो B1 क्रॉस B2 कैसे फाइंड करना है, मैंने क्या बताया कि इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखो, आई जे के, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो वैल्यूज़ क्या क्या है, तो पहले में हमारा क्या है, 1 माइनस 1 1, ठीक, क्या हो गया 1 माइनस 1 1 1, ये हो जाएगा 1, ये हो गया माइनस 1, फिर ये हो गया 1, ठीक। सेकेंड वेक्टर यानी बी में क्या दिया गया है, तो वेक्टर बी 2 1 2 2 1 2, ठीक, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका क्रॉसियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा B1 क्रॉस B2 इक्वल टू, क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड करते हो, आई कैप है ना, ये ख़त्म कितना हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2, ठीक। फिर माइनस साइन लगता है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन लगेगा J। अब इसके बाद क्या होगा, ये J वाला कॉलम और ये रो ख़त्म हो जाएगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, ये हो गया, ठीक, प्लस के कैप, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो के वाला कॉलम और के वाला रो ख़त्म हो गया, ठीक। तो यहाँ हो गया 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, और 2 1 से 2 हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 आई गया। तो यहाँ से हमें B1 क्रॉस B2, ठीक, क्या हो गया, B1 क्रॉस B2 की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी, कितना, तो कितना आया भाई, यहाँ क्या था, यहाँ हो गया -2 -1 -3, तो ये हो गया -3 आई कैप, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, अगला हो गया -2 -0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, प्लस 2 1 यानी ये हो जाएगा 3, ठीक। तो इस केस में हमारा कंडीशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक, कितना हो गया, प्लस प्लस 3 के कैप, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद फार्मूला क्या होता है, तो हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, क्या लिखोगे, शॉर्टेस्ट, ठीक, ठीक, क्या लिखोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक, न्यूनतम दूरी क्या होती है भैया, D इक्वल टू होता है A2
माइनस A1, ठीक, डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक, और फिर क्या हो जाएगा अपान B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, इनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो B1 क्रॉस B2 का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा रूट -3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9, और प्लस कितना हो गया 9, यानी कि रूट 18 हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 9√2, ये हो गई, ठीक, 9√2, 9√2 ये हो गया, ठीक। चलो वैल्यूज़ रख दो, तो क्या हो जाएगा D = A2 - A1 की वैल्यूज़ क्या आई थी, तो देखते हैं A2 - A1 ये हो गया कितना I -3j - 2k, ठीक। तो चलिए इसे में रख देते हैं I -3j - 2k। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो गया I, ठीक, क्या हो गया I -3j - 2k, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यूज़ आई थी -3 + 3k, ठीक, और अपान में कितना हो गया ये B1 क्रॉस B2 का मॉड, यानी कि 9√2 हो जाएगा, ठीक। इसका भी हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना, ये हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I से I का मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 × 3, J का कॉफिशिएंट है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया D हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ -3 × 3, ठीक। फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर हो गया प्लस 0, और K का कंडीशंस क्या आ रहा है, तो यहाँ हो गया 3 - 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, ये 0 हो गया, और यहाँ 3 × 2 = 6 हो गया। तो यहाँ हो गया कितना तो कितना हो गया -3 × 2 = 6, ये हो गया मैग्नीट्यूड, अपान नीचे हो गया 9√2, ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा D = -3 - 6 कितना हो गया -9, ठीक, ये हो गया, अपान नीचे क्या हो गया 9, ये हो जाएगा 9√2, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9/9√2, ठीक। यहाँ देखो अगर हम चाहें तो 9 से 9 को क्या कर सकते हैं डिवाइड, ठीक। तो यहाँ से हमें D की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो D क्या हो जाएगा D हो गया 1/√2, ठीक। √2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे इसको √2/2, ठीक, इकाई यानी कि यूनिट, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, फॉर 2 वेक्टर्स वेक्टर A एंड B प्रूव दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। दो सदिश A और B के लिए सिद्ध कीजिए, ठीक। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो याद रखिए इसका सॉल्यूशन की कंडीशंस में कुछ केसेस होते हैं, वो ध्यान रखिए, ठीक। एक तो ये है अगर मान लो इफ़ ये ध्यान रखना है, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ठीक है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक, तब आपका जो कंडीशंस होता है वो क्या होगा, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक, क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस प्लस का कंडीशन है वेक्टर बी का होल स्क्वायर अगर फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कंडीशंस हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक।
अब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इसका ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, ए डॉट ए, ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा, बी डॉट बी, प्लस क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, प्लस अगला क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, ठीक, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। अब इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, ठीक, इसको क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ठीक, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इनको हम क्या लिखेंगे, 2a.b, ठीक, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम इसके कंडीशंस को देखें, ठीक, तो ये जो कंडीशंस आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है ना, यही तो है, इक्वल टू, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि ध्यान दीजिए, अगर हम कंडीशंस ये देखें, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका कंडीशंस होता है कि जो वेक्टर ए होता है, ठीक, यानी कि ए वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड, तो उसमें क्या होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक। इससे क्या है कि ये आपका कंडीशन जो होता है सभी रियल नंबर के लिए क्या होता है, बिलोंग करता है, ठीक है ना, लाई करता है, ये ध्यान रखना। तो ये कंडीशंस होता है, तो इस कंडीशंस को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो आपका दिया है तो इसको क्या लिख सकते हो, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लेस देन, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कंडीशंस, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा +2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर +2। अब ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका जो है कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर कर देंगे तो क्या लिखोगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ इक्वल टू का साइन जो है ये ध्यान रखना, यहाँ पे तो हम लोग कंडीशंस जो है किसका लगा रहे थे, लेस देन, ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा मिस हो गया ये, ठीक, ये क्या होगा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक, और यहाँ पे भी हमारा कंडीशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यूज़, इट्स हैंस प्रूव्ड, ठीक। इस तरह से इस क्वेश्चन का सल्यूशन कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक। फिर से हमारा कंडीशंस वही है, अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। क्या कह रहा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दी फॉलोइंग, ठीक। तो फिर से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करना है, उन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं, ठीक। तो ध्यान रखना सदिश शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जरूर आता है, ये 100% श्योर है, ठीक है ना, 5 नंबर आपको दे के जाएगा, इतना ध्यान रखना।
तो इस बार देखिए इसमें क्या किया गया है, इन इक्वेशंस को मिक्स करके दिया गया। सबसे पहले इसको आप उस कंडीशन कंपेयर वाले कंडीशन में बना लो। तो अगर हम इस इक्वेशंस की बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर आर इक्वल टू, जिसको टी है उनको एक साथ करेंगे, बाकी इधर जैसे वन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप। ठीक, यहाँ पे -2 जे कैप। ठीक, यहाँ पे 3 आगे हो गया तो +3 के कैप, ये हो गया। ठीक, प्लस अब यहाँ कांस्टेंट की जगह टी है, जैसे वहाँ लेमडा था यहाँ टी है, और ब्रेकेट्स के अंदर ये हो जाएगा आपका जैसे -t तो -i कैप हो गया। ठीक, यहाँ पे +t यानी कि +j कैप हो गया। ठीक, यहाँ पे -2t यानी कि -2 के कैप, ये इस फॉर्म में ये बन गया। ठीक, दूसरा वाला अगर कंडीशंस था, अगर हम सेकेंड वाली के कंडीशंस की बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, तो इसका कंडीशंस क्या होगा ये देख लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू, इसकी वैल्यूज़ हो गई। अब यस से इसको प्रेजेंट किया पहले तो 1 है ना, तो ये हो जाएगा आई कैप, फिर यहाँ पे -1 यानी जे कैप, फिर यहाँ पे हो गया +k है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका आगे माइनस साइन लगा हुआ, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -k कैप हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। प्लस अब यहाँ पे हमारा जो कंडीशन दिया यस, तो इसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ यस प्लस में है तो ये हो गया आई कैप। ठीक, यहाँ पे यस प्लस में है तो +2 जे कैप, और यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2 यस हो जाएगा तो -2 के कैप, ये दे दिया गया। तो ये देखिए बन गया वेक्टर फॉर्म में। अब इसका हम कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, i -2j +3 है ना। तो यहाँ पे हमारी जो a1 की वैल्यूज़ होगी, वेक्टर a1 इक्वल टू वो क्या होगा, i -2j +3 के, i -2j +3 के। ठीक, ये हो गया। और b1 की वैल्यूज़ क्या होगी, तो b1 की वैल्यूज़ हो जाएगी, यहाँ पे b1 की वैल्यूज़ -i -2 के। ठीक, तो ये हो गया माइनस इक्वल टू -i +j -2 के। ठीक, -2 के कैप। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट अगला कंडीशन जो गिवन है वो क्या है, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर a2। ठीक, तो वेक्टर a2 की वैल्यूज़ क्या हो गई है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस हो गया, यहाँ पे i -j -k, तो ये हो गया i -j -k। ठीक, ये हो गया। और यहाँ से b2 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो b2 इक्वल टू हो जाएगा i +2j -2k, तो ये हो गया i +2j -2k। ठीक, ये हो गया। अब सीधे से यहाँ पे हम कंडीशंस क्या करते हैं, a2 -a1 फाइंड कर लेते हैं। देख लो दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दिया करो कि दोनों के b1 b2 सेम तो नहीं आ रहे हैं। चलिए सबसे पहला चीज़ a2 -a1 फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a2 ये हो गया i -j -k। ठीक, -k माइनस इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई कैप -+2 जे कैप, और ये हो गया -3 के कैप। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो i -i, ठीक, यहाँ देख लो, यहाँ आपका कंडीशंस क्या है, कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया -i से +i कैंसिल हो गया, 2j -j, तो 2j में से एक j कैंसिल होके 2j हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 1j हो जाएगा, तो ये जे कैप, और -3 -k -4 के कैप, ये हो गया। तो ये तो निकल आया a2 -a1 की वैल्यूज़। अगली वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं क्या, तो अगली वैल्यूज़ हमारी होगी क्या, b1 क्रॉस b2, तो ये हो गया b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, यानी इसको हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं। अब b1 और b2 की वैल्यूज़ क्या आई थी वो नहीं देख लेते हैं। तो -1 1 -2, तो क्या हो गया, -1 1 -2। ठीक, और b2 की वैल्यूज़ क्या है भैया, b2 की वैल्यूज़ 1 2 -2, तो ये हो गया 1 2 -2। ठीक, ये हो गया।
तो ये हो गए हैं। अब इनका हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है? आई कैप, आई के सामने वाला रो और कॉलम ख़त्म, तो -2 1 ज़ा 2, ठीक। फार्मूले माइनस 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 प्लस, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस जे कैप, ठीक। अब जे वाला कॉलम और रो ख़त्म, तो ये ख़त्म ये ख़त्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। फिर यहाँ माइनस, ये माइनस फिर से इसको प्लस कर देगा, 2, ठीक। प्लस के, यहाँ पे क्या होगा? ये ख़त्म ये ख़त्म, -2 1 ज़ा 2 हो गया, और ये हो गया माइनस का 1, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या हो जाएगा? तो ये हो गया B1 क्रॉस B2, ठीक। ये हो गया, इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ देखो 4 - 2 यानी 2 आई कैप, ठीक। यहाँ +2 प्लस है ना 2 यानी कि -4 जे कैप, और यहाँ पे हो गया -2 -1 -3 के कैप हो गया, ठीक। अब इसके बाद तुरंत आप B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक। ये हो जाएगा, तो क्या हो जाता है? रूट। अब यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या कॉफिशिएंट आई है ये देख लेते हैं। तो ये हो गया, तो कॉफिशिएंट क्या है? 2 4 है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और प्लस कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये हो गया 9, है ना। अब इसको ऐड कर लो, 16 4 20 9 29, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यूज हो गई √29, ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब हमें क्या निकालना? सॉर्टेड डिस्टेंस। तो सॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्या फार्मूला होता है? एक बार और लिख देते हैं, फिर आप लोग अपने जो है फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो होता है A2 माइनस A1, ठीक। इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किससे? B1 क्रॉस B2, ठीक। ये हो जाएगा अपॉन, नीचे हो जाएगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड मॉड, ठीक। और इसका भी मॉड हो जाएगा। चलो वैल्यूज रख दो, A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू हो गया A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 की वैल्यूज़ क्या है? तो A2 माइनस A1 की वैल्यूज़ ये है J-4 के। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा कंडीशंस हो गया J-4 के, ठीक। ये हो गया डॉट B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यूज़ क्या आई है? 2i + 4j -4j, ठीक। ये हो गई, तो यहाँ पे आ गई 2i कैप -4j कैप -3k कैप, ठीक। ये हो गई इसका मैग्नीट्यूड अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो ये आई है √29। ये हो गई, ठीक। चलो अब मल्टीप्लाई कर लो, तो D इक्वल टू हो जाएगा, आई का कॉफिशिएंट नहीं है तो 0, ठीक। यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो गया, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा कितना हो गया? 12, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड अपॉन नीचे क्या हो गया? √29, ये हो गया, ठीक। अब 12 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 - 4 यानी कि 8 अपॉन √29, ठीक। ये हो गया, तो √29 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो D इक्वल टू हो जाएगा 8 √29 अपॉन नीचे हो गया 29, ठीक। यूनिट यही क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। मोर प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर, ठीक। 5 नंबर आपका ज़रूर आएगा, ये कंफर्म है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा है? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x + 3/2 = y - 5/4 = 6 + z + 6/2 फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन, ठीक। किसी रेखा का कार्तीय समीकरण गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि कार्तीय समीकरण गिवन है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है देखो,
सबसे पहले तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, तो पहले तो कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में जान लो कि इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है। ठीक, तो क्या होती है, यक्स माइनस यक्स वन अपॉन यल, ठीक, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन यम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन यन। ठीक, ये फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पे देखिए ये इस फॉर्म में होना चाहिए, तो अगर नहीं है तो पहले इसको बना लो। ठीक, माइनस साइन बीच में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस है तो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक, या जब कंपेयर करोगे तो साइन साइन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक, तो जैसे ये आपका जो कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, अगर इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यक्स, अब यहाँ माइनस और इसको क्या लिखेंगे, -3 अपॉन नीचे हो गया 2 इक्वल टू वाई माइनस 5, इसमें हमें कुछ नहीं करना। ठीक, इक्वल टू, अब अगला हो गया जेड, यहाँ माइनस साइन और इसको हम क्या लिखेंगे, -6 अपॉन 2, ये फॉर्म में हो गया। ठीक, अब ये जो आपका वेक्टर ए होता है, वेक्टर ए, तो यहाँ पे याद रखना, वहाँ फार्मूले पे जब हमने बताया था तो वेक्टर ए क्या होती है, यह आपका गिवन पॉइंट होता है, यानी इसकी वैल्यू जो होती है ये x1 कामा y1 कामा z1 होता है। ठीक, और वेक्टर वी जो होती है ये क्या होती है, एल कामा यम कामा यन होती है। ठीक, ये होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यूज़, है ना, तो अगर हम इसका कंपेयर करेंगे तो वेक्टर ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये -3 है, ये -5 है। ठीक है ना, ये -5 है, ये -6 है ना, तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो -3, तो ये आपका हो गया -3 आई कैप, ठीक, +5 जे कैप और -6 के कैप। ठीक, ये वेक्टर ए हो गया। और वेक्टर बी का बात करेंगे तो वेक्टर बी की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो 2 4 2 हो गया, तो ये हो गया 2 आई कैप +4 जे कैप +2 के कैप हो गया। ठीक, अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म, ठीक, वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ठीक, तो चलिए इस पे पुट कर देते हैं इसके वैल्यूज़। ठीक, तो क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो वेक्टर आर इक्वल टू ए की वैल्यूज़ क्या है, ए की वैल्यूज़ है -3 +5 -6, तो ये हो गया -3 +5 जे कैप -6 के कैप। ठीक, प्लस लेमडा वेक्टर बी की वैल्यूज़ क्या है, तो वेक्टर बी की वैल्यूज़ है 2 4 2। ठीक, 2 आई कैप +4 जे कैप +2 के कैप। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम इस इक्वेशंस को फाइंड कर लेते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, वेक्टर के फॉर्म में हो गया, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आ गया है, क्या लिखा है, इफ़ टू वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 3 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 4, फाइंड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, यह दो सदिश ए और बी इस प्रकार हैं, तो ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए कैसे फाइंड करना है इसको। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भी है। तो यहाँ पे इतना गिवन है, ए माइनस बी का हमें फाइंड करना है, तो यहाँ करना क्या है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, चलिए देखें तो क्या लिखना है आपको, कैसे सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखोगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी
का होल स्क्वायर, यही तो अभी बताया था। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक, फिर क्या हो जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, यही तो लिखे थे, ये हो गया, ठीक। चलो रख दो इसकी वैल्यूज़। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यूज़ 2 है तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस फिर यहाँ पे बी की वैल्यूज़ क्या है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो ये हो गया -2, और इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई है, तो इसकी वैल्यूज़ दे दी गई है 4, ये हो गई, ठीक। ये तो कि मैंने ए डॉट बी इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 9 - 4 2 = 8, ये हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 - 8 1 यानी 4 5 हो जाएगा, तो स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √5, ठीक। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस j कैप इज वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर द वेक्टर ए एंड बी इक्वल्स, ठीक। तो क्या करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो क्या ये कंडीशंस में हमारी क्या आती है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक।